इसका जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक वाला। ठीक है, ये नाइलॉन 6 पे बात आ रही है। एक तो ये रिंग ओपनिंग पॉलीमर, इसका जो मोनोमर है उसमें रिंग है। ये देखें, ये रिंग नजर आ रहा है, इसको साइक्लिक अमाइड क्या है, ये देखें अमाइड ग्रुप नजर आ रहा है, साइक्लिक अमाइड है, या इसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं। कैप्रोलैक्टम एक जर्नल टर्म है जो साइक्लिक अमाइड्स के लिए यूज होती है। इस तरह कैप्रोलैक्टोन ये यूज होती है साइक्लिक एस्टर्स के लिए। इन कंडीशन में नाइट्रोजन है, इनर्ट एटमॉस्फेयर देते हैं 4 से 5 आवर्स के लिए। अगर इस टेम्परेचर पे रखा जाए तो यहाँ से ये खुलेगा। ये देखें, हमने ऊपर बात की है रिंग ओपनिंग, ये रिंग खुल के यहाँ से खुलेगा, ये आपका मोनोमर बनना है, ये अपने साथ मिलता जाएगा, यही रिपीट होता जाएगा, एक लॉन्ग एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कंडीशंस हैं। ये तो होगी एक अप्रोच के डायरेक्ट ये खुला और उससे एक पॉलीमर बनेगा। एक अप्रोच और भी है, पहले आप इसको हाइड्रोलाइज कर लें, एसिड हाइड्रोलिसिस की। यहाँ पर ये ब्रेक हुआ, इस साइड पे OH, इस साइड पे H लग गया, जिससे मेरे पास ये प्रोडक्ट बना है। इस प्रोडक्ट को यहाँ पर इस जगह पे आप Cl इंट्रोड्यूस कर लें, PCl5 डाल दें, PCl3 डाल दें, SaCl2 डाल दें, इस जगह पे Cl इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये एसाइल ग्रुप बन गया, ये बन गया। इसका फास्ट रिएक्शन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि एसाइल ग्रुप जो है वो फास्ट रिएक्शन होते हैं। इस रिएक्शन से फिर ये आपका नाइलॉन 6 बन गया, नाइलॉन 6 बन गया, यानी इसके मोनोमर में 6 कार्बन, ये 6 का मतलब ये बनता है, यूं ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बाकी इसके यूजेस के ऊपर जो मैंने बातें की हैं ये जरा ये भी सुन लें। नाइलॉन 6 सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीअमाइड है, यानी सॉलिड नहीं है, लिक्विड भी नहीं है, सम बट उसकी क्रिस्टल्स बनती हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, इजीली मेल्ट करके आपके जो स्पिनरेट्स होते हैं, स्पिनरेट बिल्कुल ऐसे समझे जो सिवैयां बनाने वाली मशीन होती है ना, उस तरह के, उसमें से ऑन प्रेशर इसको गुजारते हैं, ये जो आपका लिक्विड बन जाता है, आगे उसको ठंडा करते हैं तो फाइबर्स बन जाते हैं, हमें रेशे मिल जाते हैं। मोल्टन मैस इज पास थ्रू स्पिनरेट, जिससे फाइबर बनता है। यूजेस नायलॉन 6 के वही हैं जो नायलॉन 6 के हैं। ये टफ है, इसमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इलास्टिक है, लस्ट्रस है, वाइट एंड कैन बी डाइड, और इसके ये वाइट कलर का होता है, लेकिन डाइंग करके आप अपनी मर्जी के कलर्स भी ले सकते हैं। हाँ, ये एक इसके लिए ड्रॉबैक है कि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पे CO और NH ग्रुप नजर आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है, जिससे इसको स्ट्रेंथ मिलती है। और एक्सटेंडेड हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जान छूटेगी तो आगे मैं कुछ कर सकूंगा, इसको हाइड्रोलाइज कर सकूंगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। any question from any part of your syllabus? सर आपने पॉलीमर्स में आगे पॉलीलैक्टिक एसिड वाला कॉन्सेप्ट कराया है, तो वो क्या चीज है? ठीक है, देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है हाइड्रोलाइजेबल पॉलीमर्स बनाना है। उसके लिए हम हाइड्रोलाइजेबल प्लास्टिक्स की तरफ जाते हैं। पॉलीलैक्टिक एसिड का जिक्र बड़ा कहाँ पे किया था, कोई याद है? सर पॉलीमर्स में आगे आपने बताया था कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अच्छा उधर कंडक्टिंग पॉलीमर्स के अगले अगले पेज पे। मैं समझ, कंडक्टिंग, हाँ ये पढ़ा है, ये प्लीज।
तो इससे पीछे उसको ना PLA टाइप बोलते हैं, पॉलीमर्स PLA टाइप हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। वैसे जुबान में पढ़ा देते हैं यहाँ सामने। उसमें हम यूं बात करते हैं, ये आपका CH3 CHOH COOH, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें OH ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी, एक ही कंपाउंड क्या, ये शायद लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, अगर मुझे याद पड़ता है। हमने इसमें कंडेंसेशन करवानी है। कंडेंसेशन में ये देखें, CHOH मैंने इधर लिख दिया, एसिड ग्रुप मैंने इधर लिख दिया, इसको साइड पे कर दिया, इसी को रिपीट कर लेते हैं, ये U बन गया, ये एस्टर एस्टर एस्टर, कंडेंसेशन हुई, बना क्या मेरे पास, C डबल बॉन्ड O CH3 O C डबल बॉन्ड O CH3 O एंड सो ऑन। ये जो चीज बनी है ये PLA टाइप कहलाती है, पॉलीलैक्टिक एसिड। इस तरह के जो आपके मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल हैं। क्यों? वो हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल के लिए मैंने केमिस्ट्री का लफ्ज यूज किया था कि आप उनको कहेंगे दे आर हाइड्रोलाइजेबल। ये एस्टर लिंक टूटेगा, ये मोनोमर्स में टूट जाएगा। और इस तरह के हम मटेरियल्स को पसंद करते हैं जो हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, क्योंकि वो पोल्यूशन का असर करते हैं। जी, इसके ऊपर मेरा एक क्वेश्चन भी आया, मैं मेरे पास पेपर्स में से बात को लेकर आता हूँ। ये हमारे फोन में चले गए, लेकिन ऐसा जैसे PLA शायद ना लिखा हो, चेक कर लेते हैं। ये लफ्ज कहीं पढ़ा है मैंने आपके पास पेपर्स में, PLA। ये देखें PLA, when increasing awareness of diminishing supply of crude oil has resulted in a number of initiatives to replace oil-based polymers with those derived from natural products. One such polymer is polylactide PMA. Is produced from corn starch and has a range of applications. The raw material for the polymer lactic acid 2-hydroxypropanoic acid 3 कार्बन वाला है, is formed by fermentation of corn starch using enzymes from bacteria. यहाँ ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है और लकीली मैंने यही बनाया था। What type of reaction takes place in polymerization? कंडेंसेशन होती है। और फिर उसने कहा है कि lactic acid exists as two stereoisomers। ये तो बड़ी सिंपल बात कर गए, क्योंकि यहाँ हमें एक चीज नजर आ रही है, ये देखें, ये आपका लैक्टिक एसिड, ये कायरल सेंटर नजर आ रहा है, ये वाला जहाँ कायरलिटी नजर आ रही है, टू स्टीरियो फॉर्म्स, ड्रा द अदर इन द बॉक्स। अदर पे जोर दिया, नंबर सिर्फ एक रखा है उसने,
एक ये बना हुआ है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ये जो उसने बना दिया है CO2H, ये बोल्ड लाइन, इसके साथ उसने CH3 लगाया, ये आपकी डॉटेड लाइन, इसके साथ H लगाया और साइड पे उसने OH लगाया। आपने इसका मिरर इमेज बनाना है। ये देखिए इधर OH, जहाँ आपका वेज, इसके साथ CH3, ये आपका डॉटेड वेज, इसके साथ H, और ये आपका एसिड ग्रुप बन गया। ये अंदर उसने पूछा हुआ मिरर इमेज, किसी का उलट बना लेना आपने, क्वेश्चन नहीं आ रहा है। One of the reasons PLA has attracted so much attention is that biodegradable. This does not, however, restrict some potential uses, क्योंकि जो हाइड्रोलाइज हो जाता है तो लॉन्ग लास्टिंग पॉलीमर के तौर पे यूज नहीं हो सकता, इसलिए इसके यूजेस थोड़े कम हो जाएंगे. This polymer has a melting point of 1.5 but softens between 60 to 80. However, its thermoplastic properties enable it to have a range of uses in fiber and food packaging. Explain why PLA would not be suitable packaging material for food pickled in vinegar. Acid hydrolysis हो जाएगा. Vinegar क्योंकि acid होता है, vinegar होता है ये CH3COOH. ये उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, इसलिए हमारे यूज में नहीं रहेगा. एसिड हाइड्रोलिसिस हो जानी, ऐसी फूड जिसमें एसिड है. जितने आपके अचार है ना, पिकल्ड जितने आपके अचार है उनके अंदर एसिड मौजूद होता है. PLA कंटेनर्स आर नॉट यूज्ड फॉर हॉट ड्रिंक्स. सजेस्ट हुआ अगेन वही बात है कि ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी बात जा सकती है. नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बात नहीं जा रही, हाइड्रोलाइज की बात हम कर सकते हैं. ये चीज देखनी पड़नी. PLA कंटेनर्स आर नॉट यूज्ड इन हॉट ड्रिंक्स. हाँ, ऊपर लिखा है उसने सॉफ्ट हो जाता है, वो देखें, बट इट सॉफ्टन्स एट 60 to 80. वो जो कंटेनर है जिसमें आप हॉट ड्रिंक ले जाना चाहते हैं वो मेल्ट ही हो जाएगा, तो फिर फायदा कोई नहीं. ये वाली बात नहीं, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन मुझे दी हुई है. और आगे कह रहा है लैक्टिक एसिड कैन आल्सो कोपोलिमराइज विद ग्लाइकोलिक एसिड. ये ग्लाइकोलिक एसिड के साथ पॉलीमर बना सकता है. ये आपका लैक्टिक एसिड है, ठीक है, ये लैक्टिक एसिड है. ग्लाइकोलिक एसिड में ये OH, CH2, COOH, इसमें आपका जो बीच में से ग्रुप निकलना है तो ये नजर आ रहा है, ये निकल गया, इधर से ये निकल गया, और इसको अगर हम साइड पे कर दें तो यहाँ से फिर H निकल जाएगा. अब पूछा उसने क्या है कि सेक्शन ऑफ वन रिपीट यूनिट. ये मेरे पास O बच गया, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये मीथल को साइड पे करता हूँ. ये CH, ये मैंने मीथल साइड पे किया, CO, CH2, C डबल बॉन्ड, तो इससे H निकलना, O बचेगा, O CH2 C डबल बॉन्ड, तो यहाँ से पूरा OH निकलना है क्योंकि एसिड ग्रुप से OH निकलता है. यहाँ तक ये आपका रिपीट यूनिट है जो वो मांग रहा है. यहाँ से शुरू किया मैंने O CH CH3 CO, ये O CH CH3 CO, फिर यहाँ से O, और फिर ये शुरू हुआ CO पे बात करते हैं. ये आपका रिपीट यूनिट है जो यहाँ मांगा गया. So that's what type of bonding will occur between chains of copolymer. इस चेन में इंटर बॉन्डिंग क्या होगी. यहाँ मुझे ये देखिए पोलर ग्रुप नजर आ रहा है CO, यहाँ OH ग्रुप नजर नहीं आ रहा, NH ग्रुप नजर नहीं आ रहा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं, क्योंकि यहाँ पोलर
परमानेंट डाइपोल इंटरेक्शन नजर आएगी, वाटर वाल फोर्सेस नजर आएंगे बिटवीन चेन्स। और एंड पे कह रहा है जस्ट वन प्रॉपर्टी in which the copolymer differs from PLA। ये है आपका PLA, ये इससे एक प्रॉपर्टी जो डिफरेंट हो, पॉलिएस्टर से कोई बात ना हुई, एक में CH3 लगा हुआ है। So just one property in which the copolymer differs from PLA। आ रहा है किसी के ध्यान में कोई बात, किधर ले जाना चाह रहा है बात? यहाँ बस फर्क है इस जगह पे, इधर उसमें इसमें मीथर ग्रुप लगा हुआ है, इसमें नहीं है, बस यही फर्क आ रहा है। ये यानी सजेशन, किसी के माइंड में कोई बात यहाँ बन रही है, सब्जेक्ट आ रहा है, मुझे क्लिक नहीं कर रहा कि किधर ले जाना चाह रहा। 12 का पेपर है, नवंबर 12 को शायद मैंने किया हुआ है। ध्यान नहीं जा सकता, डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप आ गया ना, तो ये डेंसर होगा। अब इधर तो ध्यान शायद ही जाए किसी का, क्योंकि एक CH3 उसमें मैस का फर्क आ रहा है, मैस का फर्क है तो डेंसिटी में फर्क आ जाएगा। इंटरेक्शन डिफरेंट है, वॉल्यूम में फर्क आएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से बात करेंगे, और फिर इंटरेक्शन में भी थोड़ा सा फर्क आ जाएगा दोनों चेन्स के बीच में, तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट या में फर्क आ जाएगा। तो ये पॉलीमर्स यूजुअली सॉलिड के तौर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके कंटेनर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सॉलिड इन नेचर है, तो फिर उस तरफ आ जाएगा। 10 मार्क्स। ये देखें पॉलीलैक्टिक एसिड पे उसने ये हमें दिया हुआ है, ये ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर। इधर आप इस जगह से ब्रेक करते होते हैं, यहाँ मैं तरीका समझा देता हूँ कि इस तरह के पॉलीमर को मोनोमर में कैसे आपने कन्वर्ट करना है, इस बात को उठाते हैं। आप इसको पहले एक रिपीट बनाओ, या फिर अगर तो वैसे मेंटल वर्किंग आपकी बेहतर है, माइंड में आप काम कर सकते हैं, तो वो और अच्छी बात है। ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे CH3, ये मेरा CH3 आ गया, 1 2 3 का, यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ये आपका रिपीट किया मैंने, एक को उल्टा करके साथ फिर जोड़ दिया है। अब आपने इसमें से मोनोमर निकालना है। ये देखो मैं यहाँ से इसको उड़ा रहा हूँ, इधर OH, इधर H लगता होता है, इधर H और इधर CO वाली साइड पे OH लगना है, तो ये आपका वो मोनोमर निकल आया बीच में से। इस तरह आप सेंस बना के बीच में से उठा सकते हो मोनोमर। फर्दर इसमें बातों को देखो, ये देखो, so just why PLA breaks down more easily in the environment, hydrolyzable, क्योंकि इसमें बायोडिग्रेडेबिलिटी पाई जाती है। पॉलीइथीन जो है वो अल्कीन बेस्ड पॉलीमर है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल, इसलिए ये जल्दी ज़ाया हो जाएगा। पॉलीइथीन
PVC or nylon, we have explained the difference in melting point of these three polymers in terms of intermolecular forces. पॉलीथीन में वंडरवाल फोर्सेस हैं, पीवीसी में क्योंकि क्लोरीन लगा हुआ है ये परमानेंट डाइपोल नजर आ रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी है। और मैंने एक बात आपके साथ की थी कि जहाँ कहीं बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर फोर्सेस, वंडरवाल फोर्सेस में इंड्यूस्ड डाइपोल हमेशा मौजूद होता है। और नायलॉन 6 के अंदर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। यहाँ पोलर इंटरेक्शन है, ये दूसरे नंबर पे आ गया, और ये टोटली नॉन पोलर है, इसलिए इसकी इंटरेक्शन वीक है, वो 137 पे गया है। ये आपका जून 15 में क्वेश्चन आया, PLA कोई बीच में इन्वॉल्व किया है। फिर पीछे चला गया। बस ये टोटल पॉलीलैक्टिक एसिड के हवाले से आपके पेपर्स में जो बातें प्रीवियसली आई हुई हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर। नेक्स्ट प्लीज। सर क्रॉस लिंक्ड पॉलीमराइजेशन भी दोबारा समझा दें। ठीक है, ये देखें हम यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है ना, इसमें नॉन सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव्स, इपॉक्सी रेजिन्स, सुपर ग्लू, ये वो लफ्ज हैं जो आपके सिलेबस में यूज हुए हैं। सुपर ग्लू, इपॉक्सी रेजिन्स और नॉन सॉल्वेंट बेस्ड एडहेसिव, इस तरह के लफ्ज हमारे सिलेबस में यूज हुए हैं। हमने देखना है कि इनको किस पैराए में हम लेके चलेंगे। देखिए एक लफ्ज है इपॉक्सी रेजिन्स। ये रेजिन्स जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिक्सचर है, बहुत वैरायटी है, और इनको आप यानी टिपिकली कन्वर्टेबल टू पॉलीमर, ऐसे कंपाउंड जिनको पॉलीमर बनाया जा सकता है। रेजिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इपॉक्सी रेजिन्स जो हैं उनका ज्यादा यूज आता है हार्डनर के तौर पे, यूज होते हैं। अब जहां आपको एपॉक्सी का लफ्ज नजर आया, वो है दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ऐसे साइड पे निकली हुई थी, ऐसे कंपाउंड जिनमें ये चीज नजर आए वो इपॉक्सी कहलाते हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें साइड पे ये चीज नजर आए उनको हम इपॉक्सी कहते हैं। अब ये मैं कंपाउंड पे वर्किंग कर रहा हूँ, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ये एक बिस्फिनोल है, दो OH ग्रुप है और एक लंबा एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है। उसी में हमने ये OH वाली जगह पे यहाँ पे ये इपॉक्सी ग्रुप लगा दिए, एपॉक्सी एपॉक्सी। ये एक तो ये आपका बिस एपॉक्साइड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड नहीं है, सिर्फ आपने बॉन्डिंग उसमें से उठानी है जो आपके से। और इसके साथ मैंने डाई अमीन ले लिया, 1,4 डाई अमीन ले लिए, ये इस मिक्सचर को उठा लिया। अब ये पहले थोड़ा सा कंसेप्ट अपने जहन में बिठाएं कि हार्डनर को मैं क्या कहूँ। देखिए मेरे पास एक टेबल है, उसकी सरफेस में मैंने पॉलिश लगा दी, और वो जो मिस्त्री वो कहते हैं जी यहाँ मट्टी को ना आने दें, थोड़ी देर इसको दें, इसको खुश्क होने दें, इस तरह की वो बात है। वो बेसिकली खुश्क होने की बात नहीं कर रहा होता। वहां जब वो केमिकल लग जाता है तो वो केमिकल हवा के थपेड़ों के साथ आपस में ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने से एक एक्सटेंडेड पॉलीमर बनता है जो कि उस सरफेस के साथ, टेबल की सरफेस के साथ चिपक जाता है और उससे वो महफूज हो जाती है। ये लकड़ियां दीमक लगाने से बच जाती है, ग्लासी लुक मिलती है, शाइन मिलता है, अट्रैक्टिव फिनिश मिल जाता है, इस तरह के फायदे होते हैं। जिस तरह ये गर्ल्स तो फौरन समझ आती हैं, ये जो आपकी फैंसी शूज होते हैं उनके अंदर शाइन होती है, चमक होती है, उनकी सरफेस पे लैकर लगा होता है, वो लैकर भी इपॉक्सी कंपाउंड होता है।
अब आए इसके यूज में, हम किस तरह यूज को ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने डायमीन लिया और एक्सटेंडेड मॉलिक्यूल, इस जगह पे इनके बीच में बॉन्ड बनता। जरा ये चीज असल में सीखने की कि आप ऑन द स्पॉट अगर इस तरह के स्ट्रक्चर्स आए तो किस तरह वर्किंग करेंगे, आंसर कैसे डिसीजन करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसको खोल दिया, एपॉक्सी कंपाउंड यहाँ से ब्रेक हुआ है। ये जो आपका NH2 है, इसका एक H इधर चला गया, NH2 इधर चला गया। सेम लाइंस पे इस साइड पे भी बॉन्ड होना है और फिर चलते जाओ, फैलाते जाओ, क्योंकि ये ग्रुप के दूसरी साइड पे भी तो ये मौजूद है, दूसरी साइड भी तो बिस एपॉक्साइड मिल सकता है। ये जो इस तरह का एक लिंक बनता है उसको हम क्रॉस लिंक कहते हैं और एक एक्सटेंडेड पॉलीमर बन जाता है। फिर ये मैंने एक पास पेपर का क्वेश्चन है, एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर चल रहा है जिसमें OH OH ग्रुप है, हम इनको आपस में क्रॉस लिंक करना चाहते हैं। तो OH के साथ एसिड ग्रुप या आपका इसाइल क्लोराइड ग्रुप ऐसा है जो यहाँ लिंक कर सकता है, जिससे ये दो चेन्स आपस में जुड़ जाए। ये भी क्रॉस लिंक के मीनिंग में आता है। ये आपके क्रॉस लिंकिंग वाले बात है वो ये है। और फिर क्योंकि बीच में जिक्र आ रहा है सुपर ग्लू का, ये देखिए सुपर ग्लू है रैपिड सेटिंग एडहेसिव। ये एल्फी जिस तरह की होती है ना, एल्फी क्योंकि कंपनी का नाम है वो हम बहुत यूज तो नहीं करना चाहिए। ये ऐसा मटेरियल है जो फौरन खुश्क हो जाता है और तोड़ देता है चीजों को, उस तरह के मटेरियल है। वैसे जो सुपर ग्लू है इसको अगर आप कहीं घरों में कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं तो जो लकड़ी वाले आते हैं ना काम करने के लिए, वो हमें कहते हैं जी वो 10 किलो ग्लू चाहिए, 5 किलो ग्लू चाहिए। इवन ये जो रंग करने वाले आते हैं वो भी ग्लू मांगते हैं, वो पैकिंग में आती है। उस ग्लू के अंदर ये केमिकल डला होता है, इसका नाम है मीथल। ये मीथल है, मीथल। दूसरे कार्बन पे सियानो लगा हुआ, 2 सियानो। बाकी ये एक्रिलेट है, या आप इसको ये नाम भी दे सकते हैं, प्रोपीनोएट, प्रोपीनोएट एस्टर बना हुआ है। इस एस्टर में ये वो जो जगह है ना, ये वाली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाली, ये बड़ी कीमती है। ये देखो, मैंने इसको साइड पे किया, ये मेरा कंपाउंड था, इस हिस्से को मैंने साइड पे किया, CN ऊपर लगा दिया, बाकी ये वाला हिस्सा उठा के नीचे कर दिया। ये अपने जैसे मोनोमर के साथ पॉलीमर बनाता है जिससे मेरे पास एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है। एडिशन पॉलीमर, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बना है और ये रिएक्शन बहुत फास्ट है, इसलिए ये रैपिड सेटिंग पे जाता है। बाकी इस पॉलीमर के हवाले से सवाल है कि इसके साथ क्या इंटरेक्शन, ये देखिए यहाँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, लॉन्ग चेन की वजह से वाटर वॉल इंटरेक्शन हो सकता है, और ये इंटरेक्शन, और इवन ये नाइट्रोजन नजर आ रहा है तो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही हो सकती है। ये साइड पे इसके साथ दूसरे ग्रुप्स आके जोड़ सकते हैं। हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, सिर्फ साथ जोड़ रहे हैं। हाइड्रोलाइज होता तो फिर ये हमारे लिए फायदे में नहीं था, लेकिन ना हमने सपोज लेकर के तौर पे जूते पे लगाया और बाजार में चल रहे हैं या घर में कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ पानी लगा और वो हाइड्रोलाइज हो गया, फिर फायदा क्या, वो जूता खराब हो जाए, ऐसी बात हम नहीं कर सकते। हाँ जी, वासिफ अहमद गुलजार, अब आप ही पूछो, यही पूछी जा रही है जी। सर आज मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, कल होंगे इंशाल्लाह। वासिफ, जी जी, ये वर्कशीट मेरे पास आ गई जी, क्वेश्चन बोलें। क्वेश्चन 2, एक मशवरा लेना चाहूंगा। वर्कशीट तो मैं करा देता हूँ, मैं पहले ऐसे करता हूँ, ये पेपर बाकी दोनों को भी भेज देता हूँ, वो भी करके बैठना तो उनको मेरी बात पिक करनी आसान है। पहले खुद करके बैठना फिर बात। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वर्कशीट है, भेज दूँ अहमद? सर जी भेज दें। हाँ, अब आपको भी मैं भेज देता हूँ। आप ये ना कल को करके बैठे,
मुझे फिर डिस्कस करना आसान हो जाता है कि आपके माइंड में होता है कि हमने ये किया था सर, यहाँ पे यूं कट लगा रहे हैं, उससे हमें वर्किंग करनी आसान हो जाएगी। वैसे इसमें आपका क्वेश्चन कहाँ पे आया था, कौन सी चीज फंसी थी? सर ये मैं आपसे एकेडमी में ना पकड़ लूं शाम को? ले ले, मैं इसको अपने बैग में साथ रख लेता हूँ, वहां मुझसे ले लो। तो ये भी सर्जरी कर लें फिर, और वो लेटेस्ट एनर्जी भी कर लें सर। लेटेस्ट एनर्जी, अच्छा ठीक है। दोनों के मैं टेस्ट आपको भेज देता हूँ, वो आप करके बैठे हो, ठीक है। उसमें जो भी आपकी क्वेरी बनती है वो मेरे साथ डिस्कस करो, मुझे तंग करो कितना कर सकते हो। थोड़ा ये वासिफ आपको भी आइडिया हो गया होगा कि मैं किस तरीके से चल सकता हूँ, मुझसे क्या आप पूछ सकते हैं। पेपर्स में भी हम इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसकी इक्वेशन में बेटा ये पॉजिटिव है, इसने सीधे जाना है, ये नेगेटिव है, इसने उलट जाना है, ठीक है। आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने हैं। मैंने नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये नीचे वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है। नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके जो पॉजिटिव होती है उसको सीधा रखते होते हैं। NiO OH, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2H2O 2 electrons, that gives us 2 NiOH twice 2OH। और दूसरी जो इक्वेशन है जो नेगेटिव है उसको उलट कर दो, ये बन जाएगी CD प्लस 2OH नेगेटिव, इससे हमारे पास बनना है CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने उलट कर दिया। उलट करने के बाद अब आपने आना है कैंसिलेशन पे, इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड, OH कैंसल्ड, और तो कोई चीज राइट लेफ्ट में नहीं कट रही। अब आप इसका टोटल करो, 2 NiOOH plus 2H2O plus CD gives us CdOH twice plus 2 NiOH twice। ये आपकी ओवरऑल इक्वेशन बननी है। और इसका अगर ई नॉट निकालना पड़े तो वहां हम यूं बात करते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू, इसको हल कर लो तो ये ई निकल आएगा कि यहाँ कितने वोट्स जनरेट होना है। ये तरीका होता है। जो पॉजिटिव वाली होती है उसको सीधा रखते हैं, जो नेगेटिव वाली है उसको उल्टा करते हैं, और दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करके तो उनको कैंसिल आउट करते हैं। ये हाफ इक्वेशंस हैं। हाफ इक्वेशंस का जब भी सम लिया जाता है तो उसमें हमेशा आप इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट करके उनको कैंसिल आउट करते हैं, और उसमें जाहिर है फिर किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाज़ दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब एक में मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ देखें ये फर्क आ रहा है। इसको आप 5 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह ये कल डिस्कस करेंगे, कल मॉर्निंग सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैं पेपर इसका भी भेज देता हूँ आपको, जो आपका है कौन हैबिट साइकिल से कंसर्निंग क्वेश्चंस हैं वो भी। उसमें ज्यादा जो क्वेश्चन तंग करते हैं ना पहले चैप्टर में, वो हाइड्रेशन वाले तंग करते हैं। डेल्टा एच हाइड्रेशन, उस पे आमतौर पर ग्रिप नहीं होती बच्चों को, और वहाँ वो कमी करते हैं। बाकी जो रीसेंट पेपर है उसमें ऐसी ऐसी वैल्यूज दी हैं कि बिल्कुल बीच में स्किप कर गया है, कई कई स्टेप्स खा जाते हैं। उसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो शायद मार्च 17 है। मेरे पास बस जस्ट 1 मिनट रह गया, मैं ट्राई करता हूँ कि अगर मेरे सामने आ जाए। मार्च 17 है शायद, मार्च 2017 पेपर आ गया सामने। हाँ ये जरूर करें, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन, मार्च 19 में
हुआ है पेज 7 पे, बहुत आला, मजे का है। सर ये किया यहाँ हुआ है। साइकिल, ये साइकिल बनाने में थोड़ा सा इसमें बात आती है, ये मैंने अपने नोट्स में भी रखा हुआ है और पढ़ाते हुए साथ समझाता होता हूँ कि इस तरह की बातों को आपने कैसे लेके चलना है।